बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा इंग्लिश के वाले से चौथा लेक्चर है। हम कोशिश करेंगे कि 10 से 12 लेक्चर्स में अपना सारे के सारा जो सिलेबस है इंग्लिश का वो हम कवर कर लें। आज चौथा लेक्चर है और आपको पता है इंग्लिश के वाले से हमारे पास दो पार्ट्स हैं। एक हमारा इंग्लिश वोकेबलरी का पार्ट होता है, चाहे पीपीएससी हो या एफपीएससी हो या एनटीएस हो या कोई भी आपके पास जो है ना आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए पेपर देना है। तो उसमें इंग्लिश के आपके दो पार्ट्स होते हैं कि आपका वोकेबलरी का पार्ट होता है, दूसरा आपका पास जो है ग्रामर का पार्ट होता है। तो इंग्लिश वोकेबलरी और ग्रामर हमने दोनों इकट्ठा स्टार्ट किया हुआ है। कोशिश करेंगे 10 से 12 दिन में मुकम्मल करने, क्योंकि हमारे पास टाइम शार्ट है। हमने दूसरे सब्जेक्ट्स भी अब करने हैं। अभी हमारे पास जस्ट जो है ना इस्लामियात मुतालिक पाकिस्तान और कंप्यूटर साइंस मुकम्मल हुआ है। अब इंग्लिश की तरफ हम जा रहे हैं। ये 10 से 12 दिन में मुकम्मल करके उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम जियोग्राफी और करंट अफेयर और जनरल नॉलेज और मैथमेटिक्स और एवरीडे साइंस, ये हमारे पास 4-5 सब्जेक्ट्स रह गए हैं। तो जो इंशाल्लाह ताला हमारा सिलेबस सारा कवर हो जाएगा। जब ये सारा कवर हो जाएगा उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम इसको रिवाइज करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे जब तक हमारा पेपर ना हो जाए। तो आज जनाब जो है मैंने जो आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के वाले से जो वर्ड्स लिखे हैं, ये मैंने फिर वही आपके जो इंसानों की जो सिफ़ात होती है ना, इंसानों की जो सिफतें होती हैं या इंसानों की जो आदतें होती हैं, जो इंसानों की किस्में होती हैं, वही आज मैंने दोबारा 20 लिखने की कोशिश की है। सारे मैंने पास पेपर से निकाले हैं। आपने बिल्कुल उसी तरह से इनको भी याद करना जैसे मैंने आपको पहले बताया था। जैसे हमारे पास पहला वर्ड है आज इरिटेबल। इरिटेबल इरिटेबल ऐसे इंसान को कहते हैं जिसको बड़ी जल्दी गुस्सा चढ़ जाता है, जो जिसमें चिड़चिड़ापन होता है। ठीक है, तो आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में, आपकी क्लास में, आपकी रिलेटिव्स में, आपके दोस्तों में कोई ना कोई बंदा ऐसा होगा जो चिड़चिड़ापन जिसमें होगा, जिसको फटाफट गुस्सा चढ़ जाता होगा। तो आपने उसके साथ इसको टैग कर दें। तो वो क्या है? इरिटेबल। ये इरिटेट से निकला, इरिटेट से। ठीक है, इरिटेबल इरिटेबल। तो आप ऐसा इंसान, वन हु इज मेड एंग्री इजीली, जिसको फटाफट गुस्सा चढ़ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? इरिटेबल इरिटेबल। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आती इनकंसिडरेट। इनकंसिडरेट इनकंसिडरेट ये कंसीडर से निकला है, कंसीडर से। कंसीडर क्या होता है? किसी चीज़ को देखना, किसी को चीज़ को परखना, किसी चीज़ की परवाह करना। ठीक है, और इन जहाँ पे आ जाता है, आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, इन का मतलब होता है नॉट, ये नेगेटिव की तरफ ले जाता है। इनकंसिडरेट ऐसा इंसान जो बेपरवाह है, जो जिसको किसी की परवाह नहीं होती। ठीक है जी। वन हु हैज़ नो रिगार्ड फॉर फीलिंग ऑफ अदर, उसको किसी दूसरे की फीलिंग्स का कोई ख्याल नहीं है। किसी को कोई हर्ट हो रहा है, किसी की फीलिंग के लोग से खेल जाते हैं। ठीक है, तो ये वो इंसान था इनकंसिडरेट, जो बेपरवाह था, जिसको किसी की फीलिंग की कोई परवाह नहीं होती। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आप जो जो वर्ड है वह है जी आपके पास फिलंथ्रापिस्ट। फिलंथ्रापिस्ट जो है ना, फिलंथ्रापिस्ट जो होता है जी इंसान दोस्त। इंसान दोस्त, लवर ऑफ ह्यूमैनिटी, जिसमें इंसानियत की कदर होती है। ठीक है जी, ये फिलंथ्रापिस्ट है। उसके बाद आपके पास है क्रेडलस। क्रेडलस क्रेडलस क्या जी? क्रेडलस होता है जो सीधा सीधा इंसान, सीधा साधा, ज़ईफ़ुल इत्काल होता है ना, जो सीधा साधा होता है, हर किसी की बात पे लग जाता है। ठीक है जी, जो जो कानों का कच्चा जिसको हम कहते हैं। ठीक है जी, जो उसको हम कहते हैं जी, जो 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 सीधा सीधा बंदा है, हर किसी पे एतबार कर लेता है। ठीक है, तो वह वन हु इज ईजिली बिलीव्स अदर, जो दूसरों पे फटाफट एतबार कर लेता है, वो क्या था जी? क्रेडलस क्रेडलस। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका जो वर्ड है वो आपने याद करना है अनार्किस्ट। अनार्किस्ट अनार्किस्ट होता है, ये अनार्की से निकला है, अनार्की से, जो इंतशार फैलाता है। ठीक है जी, इंतशार पसंद क्या होता है? अनार्किस्ट। ठीक है जी। उसके बाद होता है इसेंट्रिक। इसेंट्रिक है अनोखा, अनोखा निराला शख्स, जो 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 किसी के साथ जिसकी नहीं बनती। ठीक है, होते हैं ना, हर क्लासरूम में एक बंदा, एक या हर फैमिली में ऐसा होता है जो बिल्कुल निराला होता है, अनोखा होता है, उसकी मंतक अलहदा ही होती है सबसे। जो ना फैमिली में या क्लास में कोई भी आप चीज़ या कोई भी इवेंट आप जो है ना उसके हवाले से आप उसको जो है ना एक दूसरे से मशवरा कर रहे हैं, तो उस बंदे की जो है ना उसकी, जिसको कहते हैं इसकी राग लैदा ये सबसे। ठीक है, वो क्या जी? जो है ना इसेंट्रिक। इसेंट्रिक। नेक्स्ट है जी आपके पास है जी जो पैरासाइट। पैरासाइट होता है जो दूसरों के दम पे चलता है, जो दूसरों से, ये आपके पास जो ना ये आप ये जो है ना कुछ जानदारों की एग्जाम में भी, साइंस में भी हम पढ़ेंगे इसको। पैरासाइट वो होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते बल्कि दूसरों से अपनी खुराक लेकर खाते हैं, ये पैरासाइट होते हैं। ठीक है, तो पैरासाइट इंसान ऐसा होता है जो जनाब किसी की जेब पे उसका ध्यान होता है, अपने पास से वो पैसे नहीं लगाता बल्कि किसी से ही खाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो क्लासरूम में भी ऐसे बंदे होते हैं जो पैरासाइट होते हैं, जिन्होंने कभी भी किसी को जनाब को ट्रीट नहीं खिलानी बल्कि हर दफ़ा लोगों से ही खाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास है जी फस्टिडियस। फेस्टिजियस। फेस्टिजियस जो है ना, फेस्टिजियस है नखरेबाज। नखरेबाज, फेस्टिजियस नखरेबाज। ये क्या जी? नखरेबाज इंसान हुआ है जिसको आप फटाफट मना नहीं सकते, जो एक दफ़ा जनाब एंग्री हो गया, जो नाराज़ होगा, उसको आप फटाफट इतनी जल्दी से वो मानता नहीं है। ठीक है, फेस्टिजियस। नेक्स्ट है जी आपके पास है जी फिलिस्टाइन। फिलिस्टाइन
फिलिस्टाइन आपके पास लकीर का फ़कीर, लकीर का फ़कीर, जो उसने जनाब उसके माइंड में दिमाग में बात आ गई है या जो उसको किसी ने कह दिया उसने बिल्कुल उसी के ऊपर चलना, उसने अपना दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करना, ठीक है, लकीर का फ़कीर है। वन इनडिफरेंट टू आर्ट एंड लिटरेचर, जो उसके जनाब जनाब किताब में लिखा हुआ है ना उसने उसी के ऊपर ही अमल करना है। नेक्स्ट है जी आपके पास है जी इर्रिवोकेबल, इर्रिवोकेबल, इर्रिवोकेबल अटल पुख्ता, इर्रिवोकेबल जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो रिवोक आप नहीं कर सकते, ठीक है, इसको जब उसको आप रिवोक नहीं कर सकते। अटल पुख्ता जिसकी जनाब आप राय को चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद आपके पास है जी इनफेलिबल, इनफेलिबल, इनफेलिबल ऐसा जिसके साथ जनाब कोई गलती का इम्कान ना हो, जो यकीनी बात है वो बात पक्की कर रहा है, जो जो उसने बात कहती है वो पक्की बात है, उसमें से गलत नहीं हो सकता, ठीक है जी। उसके बाद पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट होता है जो मायूसी फैलाते हैं, जो इंसान होते हैं जो पैसिव होता है, हर वक्त उसने यही कहना है कि जनाब ये हो गया ये हो गया, उसने हर बात को उल्टा ही लेना, उसमें नेगेटिविटी ही फैलानी होती है, ठीक है। जो कनूती होता है जो मायूसी फैलाता है, ठीक है। वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, उसने हर चीज़ की डार्क साइड ही देखनी है, नेगेटिविटी उसमें देखनी है, उसने पॉजिटिव नहीं देखना, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है जी असेटिक, असेटिक, असेटिक आपके पास है रूहानियत की वजह से जो दुनिया तर्क करने जो होते हैं, जो लोग अलग थलग हो जाते हैं, जंगलों में चले जाते हैं, जो उसको रहबानियत में चले जाते हैं, ठीक है जी, वो असेटिक होता है, ठीक है जी। उसको होता है मिसलॉजिस्ट, मिसलॉजिस्ट होता है जो लॉजिक को नहीं मानता, जो लॉजिक को नहीं मानता जनाब, वो नाकद होता है, उसने हर वक्त तनकीद ही करनी है, उसने हर वक्त तनकीद ही करना है, उलट ही जाना, ठीक है। वो जनाब वो जो भी लॉजिक की बात उसको करें, सीखने सिखाने इल्म की बात करें, लर्निंग की बात करें, तो वो कहता है नहीं वो ये नहीं है, जो उसने हमेशा क्या करना है जी मिस लॉजिक से उसने तनकीद ही करनी है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी आपके पास है जी एल्ट्रिस्टिक, अल्ट्रिस्टिक है जी दूसरों की भलाई चाहने वाला, जो आपने सेल्फलेस है, जो बंदा बगैर किसी लालच के जनाब उसने एल्ट्रिस्टिक है, वो उसने दूसरों की मदद करनी होती है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास लेजेंड, लेजेंड, लेजेंड जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो बड़ा आम फहम ये वर्ड है, ये दो तरह का यूज़ होता है। एक तो अफसाना के लिए यूज़ होता है, जो जो जनाब आपकी पुरानी किस्से कहानियाँ होती हैं उसके लिए भी ये लफ्ज़ यूज़ होता है, और एक हीरो के लिए भी यूज़ होता है, जो जो बंदा कोई एक्सेप्शनल अचीवमेंट की वजह से मशहूर हो जाता है उसको हम लेजेंड भी कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी टीटू टॉलर, टीटू टेलर जो है टीटू टेलर, टीटू टेलर है जी आपके पास नशा से परहेज करने वाला, जो किसी किस्म का कोई भी सिगरेट वगैरह नशा, कोई पान वगैरह कुछ भी नहीं वो खाता, कोई शराब वगैरह नहीं पीता, वो आकर कहते टीटू टेलर है, ठीक है जी। उसके बाद लायर, लायर कहते हैं झूठे इंसान को, जो हमेशा झूठ बोलता है, ठीक है। अपोस्टल, अपोस्टल होते हैं जी जो जिनका फिरका एक होता है, जिनका रिलीजियस थाट्स मिलते हैं, वो अपोस्टल होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद चार्लाटन, चार्लाटन होता है जी आपके पास नीम हकीम, नीम हकीम जो ना चार्लाटन बंदा है, जो जो उसके बाद वो चीज़ होती नहीं है, उतना उसको नॉलेज होता है जितना वो शो कर रहा होता है कि जनाब मेरे पास इतना कुछ है या मैं इतना कुछ जानता हूँ, वो नीम हकीम होता है, ठीक है जी। उसको एंटमोलॉजिस्ट मैंने हमने पहले कल भी पढ़ा था, एंटमोलॉजी में जिसको हशरात का जो इल्म हासिल करना था वो एंटमोलॉजी कहलाती है। तो एंटमोलॉजिस्ट वो होता है जो हशरात के इल्म रखता है बंदा, ठीक है जी। उसके बाद है रेनीगेट, रेनीगेट आपके पता है गद्दार, जो मुर्ताद, जो जनाब अपनी जो रिलीजियस थाट्स हैं वो छोड़ के दूसरी अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है। जिसको फेमिनिस्ट है, फेमिनिस्ट इंसान वो होता है जो एक हकूक़ निस्वां का हामी होता है, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे जो यकीन नहीं रखता, वो कहता है मेल और फीमेल दोनों बराबर है, ठीक है। मेल और फीमेल को किसी जेंडर की वजह से किसी किस्म की कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद बाईलिंगुअल, बाईलिंगुअल होता है लैंग्वेज से निकला, बाई का मतलब होता है दो, मैंने आपको कल बताया था। मोनो का मतलब होता है एक, बाई का मतलब होता है दो, ट्राई का मतलब होता है तीन, ठीक है। पोली का मतलब होता है दो से ज़्यादा। तो बाईलिंगुअल ऐसा इंसान जो दो ज़ुबानें जानता हो, जो दो ज़ुबानें बोल लेता है, वो बाईलिंगुअल होता है। बाईलिंगुअल जैसे पाकिस्तानी, पाकिस्तानी पता नहीं कितने को लिंगुअल है, क्योंकि वो स्कूल जाते हैं तो इंग्लिश पढ़ते हैं, घर आते हैं तो पंजाबी बोलते हैं, मस्जिद जाते हैं तो अरबी पढ़ते हैं, फिर कभी दोस्तों में बैठते हैं तो उर्दू बोलते हैं। तो ये पाकिस्तानी पता नहीं कितने को लिंगुअल है, ये तो पोली लिंगुअल होंगे, ठीक है, जो एक से ज़्यादा ज़ुबानें जानते हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास है ईडियम्स, ईडियम्स हमारे तकरीबन हो गए थे 70 हो गए थे, 30 मैंने आज और लिखे हैं, ठीक है। टोटल मैंने 100 आज का 100 का सेट कर दिया है। 100 ही आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, 100 हमारे वीडियम्स हो गए हैं, 100 ही हमारे जो ना प्रोवर्ब्स हो गए हैं, क्योंकि आज हमारा आखिरी दिन था वीक का, तो कल हमने छुट्टी करनी है, तो कल आपने ये 100 का सेट भी याद कर लेना, उसके साथ जो ग्रामर के मैंने टॉपिक्स आपको करवाया ना वो भी आपने कर लेने हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपका कल का दिन अच्छे तरीके से लगा लें तो आपका तकरीबन 30% सिलेबस हमारा कवर हो गया, इंग्लिश का 30% हो गया। नेक्स्ट भी इंशाल्लाह ताला कोशिश करके इसको हमने 5 से 8-10 दिनों में इसको सारा इंग्लिश हम कवर कर लेंगे पीपीएससी और एफपीएससी के वाले से। तो आज हमने 70 से स्टार्ट करना है, पिछले हमने पढ़ लिए थे, ठीक है जी। तो ये जो थोड़ा सा मुश्किल काम होता है ये ईडियम्स वाला, ठीक है, क्योंकि ईडियम्स एक ऐसे वर्ड्स होते हैं, ये ऐसी आपकी स्टेटमेंट होती है जिसके अपने अल्फाज जो उसका वर्डिंग होती है ना, उस वर्डिंग की मीनिंग उस टाइम वो नहीं होती जो जिसके लिए वो यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा
ये थोड़ा सा ये थोड़े से मुश्किल होते हैं, इसको आपने इनको मैंने आपको बताया हुआ, सिर्फ आपने इनकी स्टेटमेंट याद करनी है और इनके मानी भी याद करना है, तो बाकी तो सारा काम आसान है। ये मैंने आपके पास 30 लिखे हैं, 100 आपका मुकम्मल कर दी है, ठीक है। तो इसने आपने क्या करना है, बिल्कुल टू हिट द नेल ऑन हेड, ठीक है, एग्जैक्ट पॉइंट, इसका आपने एक नाम भी याद, इसका इसकी स्टेटमेंट भी याद करनी होती है, और साथ आपने इसकी जो है ना वो भी इसका मानी भी याद करना, मीनिंग भी याद करना होता है, ठीक है जी, किस वजह से यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये आपने 100 का 100 याद कर लिया। उसके बाद प्रोवर्ब्स लिखे हैं मैंने, ये भी मैंने आज 100 मुकम्मल कर दिया आपका, ये भी हमने तकरीबन 80 कर लिए थे पहले, 20 आज मैंने नए लिखे हैं, ठीक है। इसको आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके ये भी क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इनको आज 80 से जी। आपके पास है जी, द बार्ड्स डैट बियर्स मस्ट हैंड लोएस्ट, जितना फले उतना झुके, जितना फले उतना झुके, ठीक है। तो इनके आपने सिर्फ स्टेटमेंट याद करनी है। आपकी इनकी जो उर्दू है ना, उर्दू सिर्फ आपकी आसानी के लिए मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। जब हम उर्दू ग्रामर करेंगे तो इनकी भी इनका जो मतलब है ना वो भी हम साथ इसके लिख देंगे, ठीक है। अभी हमने सिर्फ इनकी स्टेटमेंट याद करनी है, ठीक है, समझ गए। द मोर द स्वीट मोर द रिवार्ड, जितना गुड़ इतना मीठा, ठीक है, ये आप मुहावरा बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास है कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, जितना चादर उतना आप पाँव फैलाओ, ठीक है, चादर देकर पाँव फैलाओ, ठीक है। एज मैनी माउथ सो मैनी ओपिनियंस, जितने मुंह उतनी बातें, ठीक है, समझ आ गई है जी। उसके बाद जी हु हाथ गॉड हाथ ऑल, जिसका रब उसका सब, ठीक है। अ बैड वर्कमैन कर्ल्स विद द टूल्स, क्या जी, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ये आसान होते हैं, प्रोवर्ब्स आपके आसान होते हैं, क्योंकि प्रोवर्ब्स की जो स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट से आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा होता है, क्योंकि इसके जो वर्ड्स होते हैं वो अपने असली मीनिंग में यूज़ होते हैं। ईडियम्स में जो है ना वो तो अपने असली मीनिंग में यूज़ नहीं होते, वो लफ्ज़ कोई और होता है और किसी और मकसद के लिए वहाँ पर यूज़ हो रहा होता है। लेकिन प्रोवर्ब में थोड़ा सा आसान होता है कि जो वर्ड होता है उसके अपने मीनिंग होते हैं, ठीक है जी। माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है जी। फेयर इज़ नॉट फेयर बट द विच प्लीज, जिससे पिया चाहे वही सुहागन, ठीक है जी। फेयर इज़ फेयर, फेयर इज़ नॉट फेयर, कहता है सच सच नहीं है, बल्कि जिसको जनाब जो प्रूव होता है वही सच होता है। उसके बाद ईस्ट और वेस्ट होम इज़ बेस्ट, ठीक है जी। जो सुख चुबारे बल्ख ना बुखारे, जो सुख चुबारे बल्ख ना बुखारे, ये भी उर्दू का मुहावरा होता है। इसको हम जब उर्दू के ग्रामर पढ़ेंगे इसको हम डिटेल से पढ़ लेंगे, ठीक है जी। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ये आपका पास्ट पेपर में भी आया था, ठीक है। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट के जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। नथिंग कम्स आउट ऑफ सैक बट वट इज पॉइंट इन टू इट, जो हांडी में होगा वही निकलेगा, ठीक है। ये भी आपका प्रोवर्ब है। कम वट में, जो हो सो हो, ठीक है। ही हु सीक्स फाइंड, जो ढूंढता है वो पा लेता है, ठीक है। देर इज नो रोज विदाउट ए थ्रोन, जहां फूल वहां कांटा। नेक्स्ट है जी आपके पास है जी, वेर इज दिस राइस इन योर डिश आई एम योर कंपेनियन, जहां देखे तू प्रात वहीं गाए सारी रात, ठीक है जी। उसके बाद डू इन रोम एज द रोमन डू, जैसा देश वैसा बेस, ठीक है। एज यू सो शैल यू रीप, जैसा करोगे वैसा भरोगे। लाइक सेंड लाइक ऑफरिंग, ठीक है जी। लाइक सेंड लाइक ऑफरिंग, जैसी रूह वैसे फरिश्ते, मीन के जैसा देश वैसा बेस, ठीक है जी। जैसे असल में सही होता है जैसी रूह वैसे फरिश्ते, इसका मतलब ये भी होता है कि जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे उसके बच्चे होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है जी, लाइक डॉग लाइक स्टिक, जैसा मुंह वैसी चपेड़, ठीक है जी। लाइक फादर लाइक सन, जैसे तुखम तसीर, इसको कहते हैं तुखम तसीर, जिनके जो वालद की आते होती हैं वही उसके बेटे में भी आते होती हैं। ये आपके प्रोवर्ब्स थे जी, ठीक है। तो ये आपकी इंग्लिश ग्रामर के वाले से मैंने 100 मुकम्मल कर दिया। 100 आपका जो ना वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, 100 आपका प्रोवर्ब हो गया, 100 आपका इडियम हो गया, ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। आज आपने इंग्लिश ग्रामर का पढ़ना है जी, करेक्ट यूज ऑफ वर्ब। करेक्ट यूज ऑफ वर्ब जो है ना, करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल हमारा हो गया था। करेक्ट यूज ऑफ वर्ब ये मैंने लिख दिया आपके पास, ठीक है जी। ये है यहाँ पे जी, ये करेक्ट यूज ऑफ वर्ब, ठीक है। करेक्ट यूज ऑफ वर्ब जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसके हम 2 पार्ट करेंगे। आज पहला पार्ट पढ़ेंगे, इसमें हमने बिल्कुल बेसिक लेवल की चीज़ें देखनी है। कल इंशाल्लाह हम एडवांस लेवल की चीज़ें देखेंगे आपका करेक्ट यूज ऑफ वर्ब में, ठीक है। तो आपका यूँ करेक्ट यूज ऑफ वर्ब का टॉपिक भी मुकम्मल हो जाएगा। कल मैं कोशिश करूंगा कि करेक्ट यूज ऑफ वर्ब का जो सेकंड पार्ट है वो मैं आपको फर्स्ट टाइम में ये ना लेक्चर आप इसका सारा कंपाइल करके सेंड कर दूंगा। इसका मैं लेक्चर अपलोड भी कर दूंगा, ताकि परसों जब आपने मंडे को टेस्ट देना है ना, तो आपका कम से कम ये जो टॉपिक करेक्ट यूज ऑफ वर्ब वाला ये तो सारा साथ कवर हो चुका हो, ठीक है जी। सबसे पहले करेक्ट यूज ऑफ वर्ड में आपने जो चीज़ें, आज का लेक्चर आपने थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। कल के लेक्चर में ये सारी चीज़ें आपकी काम आएंगी।
आपकी जो वर्ब्स की टाइप्स है ना, जो यूजेज के वाले से दो आपकी टाइप्स हैं, एक मेन वर्ब होगी, एक हेल्पिंग वर्ब्स होती है, ठीक है। मेन वर्ब की आगे सब क्लास दो उनकी मजीद दो इकसाम है, ठीक है, दो टाइप्स हैं, फाइनाइट है और नॉन फाइनाइट है। फाइनाइट में ट्रांजिटिव वर्ब आती है और इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, और नॉन फाइनाइट में इन्फिनिटिव होते हैं, जीरेंड होते हैं और पार्टिसिपल होते हैं। ये सारे हमने पढ़ने हैं, इनको अच्छे तरीके से पढ़ना है क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है जी। हेल्पिंग वर्ब्स भी की आगे मजीद दो टाइप्स होती हैं। कभी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स होती है, इसमें बी, बिन, बीइंग, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। एक होती है आपकी मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, उनको मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं। ये 13 होती है टोटल आपकी जो मॉडल वर्ब्स है ना, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, ये आपके पास 13 है। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, डेयर, नीड टू और यूज टू, ठीक है। डेयर टू के साथ टू भी आना था, डेयर टू, नीड टू, यूज टू, ठीक है। और टू और हैज़ टू, ठीक है। ये आपके पास है 13 आपके पास है मॉडल वर्ब्स होती हैं 13। ये आपने ज़रूर याद करनी है। मॉडल वर्ब का पेपर, मॉडल वर्ब का पेपर जो है ना, ये क्वेश्चन लाजमी पेपर में आता है, ठीक है। मॉडल वर्ब के हवाले से आपका जो क्वेश्चन है पेपर में लाजमी पूछा जाता है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। 13 की 13 आपने याद करनी है। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, उसके बाद डेयर टू, नीड टू, यूज टू, आर टू और हैज़ टू, ठीक है। ये आपकी मॉडल वर्ब्स है ना, इनके वाले से लाजमी पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन एक लाइन लिखी हुई है जी, लाइन लिखी हुई है जनाब के नॉट इवन अ सिंगल सेंटेंस कैन बी मेड विदाउट अ मेन वर्ब। जब तक आप कोई मेन वर्ब नहीं लगाते तब तक इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता, ठीक है जी। आपको मैंने बताया आपकी वर्ब्स की दो टाइप्स हैं, एक मेन वर्ब है और एक आपकी हेल्पिंग वर्ब है। किसी भी सेंटेंस में जब आप मेन वर्ब नहीं लगाते तो आप वो सेंटेंस बन ही नहीं सकता। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। ही इज सिंगिंग, सिंगिंग इसमें आपकी वर्ब क्या होगी, सिंगिंग, काम कर रहा है, सिंगिंग है ना। शी इज प्लेइंग, वो खेल रही है, तो ये यहाँ पे प्लेइंग इसकी मेन वर्ब आ गई। शी इज विद मी, शी इज विद मी। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जनाब कोई आपको वर्ब नज़र नहीं आ रही, तो क्या ये सेंटेंस नहीं है? ये सेंटेंस है। क्यों? जहाँ पे आपकी मेन वर्ब आपको नज़र ना आ रही हो वहाँ पे जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है ना, हेल्पिंग वर्ब वही आपकी मेन वर्ब होती है। ये आपने याद कर लेना। हो सकता है वो पेपर में पूछ ले, बल्कि बड़ी दफ़ा मैंने देखा ऐसे पूछ ले इस तरह का सेंटेंस है ना, शी इज़ विद मी, तो बताएं इसमें आपकी वर्ब कौन सी है, तो बच्चे कह देते हैं कि इसमें कोई वर्ब नहीं है। हालांकि जहाँ पे आपकी मेन वर्ब नज़र ना आ रही हो वहाँ पे जो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है ना, वही आपकी मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब के बगैर कोई भी सेंटेंस हो ही नहीं सकता, ठीक है जी। नेक्स्ट आपने बात क्या करनी है, नेक्स्ट आपने करनी है जी, आपने जो वर्ब है ना, वर्ब को आपने किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है जी। ये टेबल आपने अच्छे तरीके से याद करना है, मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपको इस टेबल की समझ आ गई तो समझिए आपको सारा जो ना आज का लेक्चर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि जो आपकी जो फॉर्म है ना, जो आपकी वर्ब्स हैं, वर्ब्स की 3 फॉर्म है आपके पास। एक आपका फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, और एक आपकी कंटिन्यूस फॉर्म होती है जिसको हम उसको इसकी फॉर्म में तो हम कंसीडर नहीं करते, लेकिन वैसे इसको ING वाली फॉर्म कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं जी? ING वाली फॉर्म कहते हैं, आपकी जो कंटिन्यूस फॉर्म है। अब हमने देखना है कि हमारी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जैसे ये अब जो नीचे मैंने एग्जांपल लिखी हुई है, गो, वेंट, गोन और गोइंग, ठीक है। किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और ING वाली फॉर्म आप कौन कौन से टेंस में, कौन कौन से सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, ये टेबल इसके वाले से है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट फॉर्म की। फर्स्ट फॉर्म, किसी भी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वह कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है? फर्स्ट फॉर्म जस्ट आपकी होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगा, आपकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जहाँ पे डिड यूज़ होगा ना, जहाँ पे डिड यूज़ आएगा, डिड उसके नेगेटिव और इंट्रैगेटिव में, तो उस वहाँ पे आप इसको फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे किसी भी वर्ब की, ठीक है जी। उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट में जहाँ पे विल और शैल यूज़ होगा वहाँ पे भी आपने क्या करना है? फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, वहाँ पे भी आपने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है किसी भी सब्जेक्ट की। उसके अलावा जो मॉडल वर्ब्स है ना, ये 13 आपके पास मॉडल वर्ब्स हैं, 13 मॉडल वर्ब्स हैं। ये 13 की 13 मॉडल वर्ब्स जहाँ पे भी आपको नजर आए आपने आंखें बंद करके वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ कर देनी है, ठीक है जी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर होगी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप इसको आंखें बंद करके ये आप उंगलियों पे इसको गिनें, ठीक है। इसको इस तरह याद करें कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, पहली फॉर्म, वो कहाँ पे यूज़ होनी है? एक तो आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में जहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती किसी भी सेंटेंस में, वहाँ पे आपकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। पास्ट इंडेफिनिट की नेगेटिव और आपके इंट्रैगेटिव सेंटेंस में जहाँ पे डिड यूज़ होता है, डिड के साथ हमेशा आपने जो फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। और उसके अलावा विल और शैल में हमेशा आपने यूज़ करनी है। विल और शैल, जहाँ पे अकेला विल और शैल यूज़ होगा वहाँ पे भी आपने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। और आपने मॉडल फॉर्म, मॉडल वर्ब्स में टोटल आपके ये 4 हो गए। एक आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक आपके डिड वाले, एक आपके विल शैल वाले और एक आपके मॉडल वर्ब्स वाले।
जहाँ पे ये चीज़ें आपको नजर आ रही हैं, आपने आंखें बंद करके आपने फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर देनी है। यही क्वेश्चन बार बार वो पूछता है, तो आपने क्या देखना है कि उसमें आपने देख लेना क्या उसमें विल शैल तो नहीं आ रहा। अगर विल शैल आ रहा है तो आप उसमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर दें। फिर आपने देखना है उसमें डिड तो नहीं यूज़ हो रहा है। अगर डिड यूज़ हो रहा है तो फिर भी आप फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर दें। अगर विल और शैल आपको नजर आ रहा है तो फिर भी आप फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर दें। अगर आपको मॉडल वर्ब जो नजर आ रही है तो फिर भी आपने उस मॉडल वर्ब्स के बाद में फर्स्ट फॉर्म ही हमेशा यूज़ करनी है। सेकंड फॉर्म की बात करते हैं। सेकंड फॉर्म पूरी इंग्लिश में सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ होती है। इसके अलावा कहीं पर भी आपकी सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं होती। सेकंड फॉर्म जस्ट आपकी कहाँ पे यूज़ होती है? पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट की निशानी की क्या होती है? उसमें भी किसी किस्म का कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती। हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती। हेल्पिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी यूज़ नहीं होती और पास्ट इंडेफिनिट में भी यूज़ नहीं होती। अगर किसी किस्म का कोई हेल्पिंग वर्ब आपको नजर आ जाए तो या मॉडल वर्ब नजर आ जाए, फिर आपने सेकंड फॉर्म कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। सेकंड फॉर्म जस्ट पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ होगी, इसके अलावा और कहीं भी यूज़ नहीं होगी। थर्ड फॉर्म की बात करते हैं। थर्ड फॉर्म जो है ना, थर्ड फॉर्म हमेशा आपने हैज़, हैव और हैड जहाँ भी आपको नजर आ जाए, ऑल परफेक्ट टेंस, वो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, जिस भी आपको सेंटेंस में हैज़, हैव या हैड नजर आ जाए तो इनके फौरी बाद आपने सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। किसी और फॉर्म को आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद ऑल पैसिव वाइज, तमाम पैसिव वाइज जितने भी सेंटेंस होते हैं ना, जहाँ पे जिनके अंदर बाय यूज होता है, बाय 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 की निशानी आपने रखनी है। अगर आपको बाय नजर आ जाए तो फिर भी आपने हमेशा क्या करनी है? थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। फर्स्ट फॉर्म आपने कहाँ पे यूज करनी है? ये वाली सारी निशानी आपने देखनी है। अगर आपकी प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्रा है, डिड का यूज हो रहा है, विल शैल का यूज हो रहा है या मॉडल वर्ब यूज हो रही है, तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट फॉर्म यूज कर लेंगे। सेकंड फॉर्म के लिए सिर्फ आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें कोई आपकी किसी किस्म का कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रही, तो फिर वहां पे आप क्या करेंगे? सेकंड फॉर्म का यूज कर देंगे, ठीक है जी। अब आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो आपने लिखा हुआ है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती और पास्ट इंडेफिनिट में भी कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फिक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, कौन सा फिक्रा पास्ट इंडेफिनिट का है, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, चूंकि आपको प्रेजेंट और पास्ट का उसने नहीं पूछना, आपसे उसने सिर्फ पूछना है कि वर्ब कौन सी है इसमें सूटेबल वर्ब, वर्ब की आप लगाएं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म। तो आपको अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नजर ना आए, किसी किस्म का कोई हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, बी, विल, शैल, कुछ भी नजर ना आए, तो आप फर्स्ट फॉर्म लगा दें फिर भी ठीक है, सेकंड फॉर्म लगा दें फिर भी ठीक है, थर्ड फॉर्म आपने नहीं लगानी, ठीक है जी। समझ आ गई है? तो आपने सिर्फ ये, अगर वो आपसे पूछ ले कि आपने सेकंड फॉर्म कहाँ पर यूज कर सकते हैं, सेकंड फॉर्म सिर्फ आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज कर सकते हैं। इसको पास्ट सिंपल टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, यू मीन के इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट सिंपल टेंस कह सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट सिंपल टेंस कह सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट को फ्यूचर सिंपल टेंस भी कह सकते हैं। उसके बाद आपके पास थर्ड फॉर्म की बात आ गई। थर्ड फॉर्म आपने हमेशा कहाँ पे यूज़ करनी है जी? जहाँ पे आपको नजर आए हैज़, हैव, हैड ये नजर आ जाए या आपको बाय नजर आ जाए, फिर आपने थर्ड फॉर्म यूज़ कर देनी है। कंटिन्यूस फॉर्म की बात करते हैं तो जहाँ पे भी आपको हेल्पिंग वर्ब नजर आ जाए, इज, एम, आर, वाज, वर या विल के साथ बी नजर आ जाए या शैल के साथ बी नजर आ जाए, ठीक है जी। तो फिर आपने आंखें बंद करके आपने क्या करना है? आपने कंटिन्यूस फॉर्म, आईएनजी वाली फॉर्म को यूज करना है, ठीक है जी। इज, एम, आर नजर आ जाए, इज, एम, आर आपको पता है ये आपका होता है जी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, ठीक है। अगर आपको वाज बार नजर आ जाए तो वाज बार आपका होता है जी पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। अगर विल बी या शैल बी नजर आ जाए तो फिर आपने क्या करना है? इसमें आईएनजी वाली फॉर्म को यूज करना है, ठीक है जी। समझ आ गई है? अगर आपको अकेला विल शैल नजर आए तो फिर आपने फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। अगर विल के साथ बी नजर आ जाए या शैल के साथ बी नजर आए तो फिर आपने कंटिन्यूस फॉर्म यूज करनी है। उसके बाद आपके पास है ऑल परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ऑल परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या की निशानी है? हैज के साथ आपको बिन नजर आएगा, बिन, बिन, हैज बिन या हैव बिन या हैड बिन। अगर अकेला हैज या हैव हैड नजर आए तो फिर आपने थर्ड फॉर्म यूज करनी है। अगर उसके साथ आपको बिन नजर आए ना, बिन, बिन, हैज बिन या हैड बिन, तो फिर आपने क्या करना है? आपने आईएनजी वाली फॉर्म यूज करनी है और सिंस और फार का भी साथ इसमें इस्तेमाल होगा। तो ये आपके पास यदि ये टेबल था, इसमें बेसिक सिर्फ ये चीज़ें आपने क्लियर की हैं कि आपकी फर्स्ट फॉर्म कहाँ पर यूज़ होती है, सेकंड फॉर्म कहाँ पर यूज़ होती है, थर्ड फॉर्म कहाँ पर यूज़ होती है। ये नीचे मैंने एग्जाम्पल से लिखी हुई है, ये आप पढ़ते हैं इंशाल्लाह ताला आपको और ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल है जी, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। अब ही और गो, इसके ये ही आपके पास सब्जेक्ट है, गो आपके पास जो है ना आपके पास वर्ब है। इन दोनों के दरमियान आपको किसी किस्म का कोई हेल्पिंग वर्ब नजर नहीं आ रहा, हेल्पिंग वर्ब नजर नहीं आ रहा, तो ये आपका कौन सा फिक्रा है? ये प्रेजेंट सिंपल यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है, ठीक है। ही गोज टू स्कूल, फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस का इजाफा हुआ हुआ, वो क्यों होता है वो कल इंशाल्लाह ताला मैं कल के लेक्चर में आपको बताऊंगा कहाँ पे आपने एस का इजाफा करना है, कहाँ पे आपने एस का इजाफा
नहीं करना। ये सिंगुलर और प्लूरल जो वर्ब होती है, सिंगुलर और प्लूरल वर्ब, उसके वाले से इसको हमने पढ़ना है, ठीक है जी। दे गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। आप देखें दे और गो के दरमियान किसी किस्म का कोई आपको हेल्पिंग वर्ब नजर नहीं आया, तो आपने क्या किया, दे के बाद आपने फर्स्ट फॉर्म लगा दी, दे गो टू स्कूल। दे गोन टू स्कूल लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है जी। आई एम गोइंग टू स्कूल। आप देखें यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एम आ गया, एम नजर आ गया। मैंने आपको बताया जहाँ पे भी आपको हेल्पिंग वर्ब नजर आ जाए, इज, एम, आर, वाज, वर या विल बी या शैल बी, तो आपने क्या करना है, आई एन जी वाली फॉर्म लगानी है। नेक्स्ट है शी इज गोइंग टू स्कूल, शी इज गोइंग टू स्कूल, फिर कोई काम, इज आपको नजर आ रहा है, आपने गोइंग लगा दीजिए, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस का फिक्रा हो गया। नेक्स्ट जी, दे आर गोइंग टू स्कूल, फिर वही काम, आर नजर आ गया, आपने गोइंग लगा दिया। ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल, तो जहां पे भी आपको डज नजर आ गया, डज नजर आ गया, तो ये आपके पास क्या है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट का आपका नेगेटिव फिक्र है, नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। दे डू नॉट गो टू स्कूल, यहाँ पे भी आपने फर्स्ट फॉर्म लगाई, क्योंकि यहाँ पीछे आपको डू नॉट नजर आ गया। डू नॉट क्या होता है, डज नॉट या डू नॉट, डू या डज, जहाँ पे भी आपको नजर आ जाए, आपको नजर आ जाए, ये तीनों है ना, आपको नजर आ जाए, डू नजर आ जाए, डज नजर आ जाए, या आपको नजर आ जाए डिड, डू डज या डिड नजर आ जाए, तो फिर आपने क्या करना है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, ठीक है जी। आपको डू नजर आ जाए फिक्रे में या डज नजर आ जाए, फिर आपने क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अगर डिड नजर आ जाए फिर भी आपने फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, ठीक है जी। उसके बाद जी, ही हैज गोन टू स्कूल। अब आपको हैज नजर आ गया तो आपने थर्ड फॉर्म लगा दी, हैज के साथ हमेशा आपने थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है। दे हैव गोन टू स्कूल, अब हैव आ गया, हैव के साथ भी हमेशा आपने थर्ड फॉर्म यूज करनी है, हैव के साथ आप सेकंड या फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं कर सकते। ही हैज़ बिन, ही हैज़ बिन, अब ही हैज़ के साथ बिन नजर आ गया, फिर आपने क्या करना है, आई एन जी वाली फॉर्म यूज करनी है, आपने क्या करना है, आई एन जी वाली फॉर्म यूज करनी है। शी हैज़ बिन, हैज़ के साथ बिन नजर आ गया, फिर भी आपने आई एन जी वाली फॉर्म यूज करनी है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, बच्चों वाली बातें हैं, ये आपकी बेसिक सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना है। इसमें से पेपर में क्वेश्चन आपका इस लेवल का नहीं आना, इस पेपर में आपका क्वेश्चन जो है ना वो हायर लेवल का आना है, जो हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन कल वाला लेक्चर जो है उसको समझने से पहले ये वाला लेक्चर समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर ना हो तो कल वाला लेक्चर आप बिल्कुल आपके सर के ऊपर से गुजर जाएगा। ही वेंट टू स्कूल, आप देखें ही और वेंट के दरमियान आपको कोई हेल्पिंग वर्ब नजर नहीं आया, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, कुछ भी नजर नहीं, हैज, हैव, हैड, कुछ भी आपको नजर नहीं आया, तो ही के साथ आपने सेकंड फॉर्म लगा दी, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का फिक्रा बन गया। ही के साथ आप फर्स्ट फॉर्म लगा दें या सेकंड फॉर्म लगा दें, दोनों तरह से फिक्रा ठीक होता है, सिर्फ टेंस का फर्क पड़ता है। अगर ही के साथ आप विदाउट किसी हेल्पिंग वर्ब के आप फर्स्ट फॉर्म लगाएं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा। अगर ही के साथ आप जो है जी किसी भी आप हेल्पिंग वर्ब के बगैर आप सेकंड फॉर्म लगाएं तो ये पास्ट इंडेफिनिट का फिक्रा बन जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। अब जहाँ पे आपको डिड नजर आ जाए फौरी आपने फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। शी हैड नजर आ गया तो फिर आपने फौरी थर्ड फॉर्म लगा देनी है, ठीक है। दे हैड बिन नजर आ गया तो आपने आई एन जी वाली फॉर्म लगा दी, ठीक है। शेल गो, शेल नजर आ जाएगा, आपने फर्स्ट फॉर्म लगा दी। फर्स्ट विल नजर आ जाए फिर भी आपने फर्स्ट फॉर्म लगा दी, ठीक है। विल शेल नजर आ जाए फर्स्ट फॉर्म लगानी है। विल बी और शेल बी नजर आए फिर आपने आई एन जी वाली फॉर्म लगानी है। देखिए ये नजर आ गया शेल बी, जहाँ शेल बी नजर आ गया आपने आई एन जी वाली फॉर्म लगा दी। और जहाँ पे शेल बी नजर आ, उसके बाद शेल हैव नजर आ गया तो आपने थर्ड फॉर्म लगा दी, ठीक है। यहाँ पे भी आपको हैव नजर आ गया फिर भी आप हैव बिन आ गया, सॉरी ही हैव बिन आ गया ना, ठीक है जी। हैव बिन आ गया तो आपने क्या करना, आई एन जी वाली फॉर्म, ये आपका गलत लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आपने करेक्ट कर लेना, आई एन जी वाली फॉर्म यूज करनी है, ठीक है। दे विल हैव बिन गोइंग, जहाँ पे हैव बिन नजर आ रही है वहाँ पे आपने आई एन जी वाली फॉर्म यूज करनी है कि आई कैन स्विम। अब उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ गया जी कैन। कैन क्या है, कैन आपकी मॉडल वर्ब है। मैंने आपको 13 मॉडल वर्ब्स बताई हैं, ये आपकी 13 मॉडल वर्ब्स हैं। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, हैज टू, नीड टू या डेयर टू, ठीक है जी। तो नीचे वाले जो है ना आपकी ये 5-6 नीचे वाली, इसको सिर्फ टू याद कर लें, टू, जहाँ पे टू आ जाए फिर भी आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है। उसके बाद ऊपर कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट वैसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैन नजर आ गया तो कैन के साथ आपने स्विम फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है जी, समझ आ गई है। उसके बाद अगर शी कुड, कुड नजर आ गया, कुड नजर आ गया तो आपने क्या करना, स्पीक लगा दिया, फर्स्ट फॉर्म लगाई। स्पीक, स्पोकन आप नहीं यहाँ पे यूज कर सकते, शी कुड स्पोकन लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है जी, समझ आ गई है। मे आई, जहाँ पे मे नजर आ गया तो आपने बारो फर्स्ट फॉर्म यूज करी है, बारोड नहीं लगा सकते।
माइट नज़र आ गया तो फिर भी आप फर्स्ट फॉर्म लगा दें, गो लगा दिया, जहाँ पे वेंट या गो नहीं लगाएंगे। यू मस्ट, मस्ट नज़र आ गया, मस्ट नज़र आ गया तो आपने फिनिश लगाया, फिनिश्ड नहीं लगाएंगे, फिनिश्ड लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। शूट नज़र आ गया तो आपने ईट लगा दिया, ईटन नहीं लगाया, ईट लगाया, ठीक है। शेल, शूट, मे, माइट, विल, वुड, कैन, कुड, ये सारे आपने क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। आई वुड लाइक अ कप ऑफ टी, लाइक, वुड नज़र आ गया तो आप लाइक फर्स्ट फॉर्म लगा दी, ठीक है। और टू, यू आर टू, आर टू नज़र आ गया तो आपने अपोलोजाइज फर्स्ट फॉर्म लगाई, अपोलोजाइज्ड लगाएंगे गलत हो जाएगा, ठीक है। इसकी सिर्फ निशानी आप टू भी रख सकते हैं, टू, जहाँ पे टू नज़र आ जाए आपने हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है। शी नीड्स टू, टू नज़र आ गया आपने फर्स्ट फॉर्म लगा दी, बाय लगा दिया, ठीक है। आई यूज टू, टू नज़र आ गया आपने प्ले लगा दी, यहाँ पे प्लेइंग लगाएंगे ना गलत हो जाएगा, प्ले लगाया, प्ले, प्ले, प्लेड लगाएंगे फिर भी गलत हो जाएगा, ठीक है जी। यू डेयर टू ट्राई, 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 ट्राई लगाए फर्स्ट फॉर्म लगाया, टू नज़र आ गया फर्स्ट फॉर्म लगाया, ट्राइंग लगाएंगे या ट्राइड लगाएंगे फिर भी गलत हो जाएगा, ठीक है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये आपके क्या पास क्या है जी, ये नीचे एक लफ्ज लिखा हुआ था, लाइन लिखी हुई थी आपके पास, यूनिवर्सल ट्रूथ, ये यहाँ लिखा हुआ, ये यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो फिर वो हमेशा वो फर्स्ट फॉर्म में ही रखना है। यूनिवर्सल आपका जो है ना फर्स्ट फॉर्म के अलावा को आपके थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म या जो है वो आप यूज़ नहीं करते, तो यूनिवर्सल ट्रूथ में हमेशा आपने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी होती है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, हेस्ट मेक्स वेस्ट, आप इसको लिख देना हेस्ट, हेस्ट मेड वेस्ट, हेस्ट मेड वेस्ट, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, लालच बुरी बला है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ को भी आपने हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही यूज़ करना होता है। ये नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप में चले गए हैं, आपने, मुझे उम्मीद है कि इसको क्लियर कर लिया होगा। मजीद ये लेक्चर सुन के क्लियर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।